कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान और समय के रचनात्मक उपयोग हेतु ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 चलाया जा रहा है, जिसमें कि विश्वविद्यालय के और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमानुसार ई कंटेंट का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। मैं डॉक्टर पूनम बजाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज आपके साथ समाजशास्त्र विषय को लेकर पाठ्य दृष्टिकोण भारतीय समाज के को साझा करना चाहूँगी। टेक्सुअल या क्लासिकल व्यू जो है इंडियन सोसाइटी का, वो क्या है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। टेक्सचुअल व्यू या पाठ्य शास्त्रीय दृष्टिकोण जो है उसको समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं समाजशास्त्र, जो कि समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। यहाँ पर मैं समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा समाज को समझने के लिए या समाजशास्त्र का अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी बात करूँगी। यहाँ वे दो प्रकार से इसके अध्ययन की चर्चा हमारे साथ करते हैं। एक तो स्थिर संरचना के रूप में, जहाँ हम समाज का उसकी संरचना और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में उसको समझते हैं, और दूसरा गतिशील या परिवर्तन के रूप में, किसी भी विशिष्ट समाज में परिवर्तन का अध्ययन हम करते हैं और समाज को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय समाज का अध्ययन भी दो दृष्टियों से किया जाता है, शास्त्रीय और दूसरा क्षेत्रीय। शास्त्रीय या पाठ्य दृष्टिकोण जो है वो समाज से संबंधित जो भी लिखित सामग्री है उसके आधार पर समाज की संरचना, उसके कार्यों और उसकी गतिशीलता को हमें समझाने का प्रयास करता है। जब हम समाज को समझते हैं तो हम देखते हैं कि दो भागों में समाज को हम समझ सकते हैं, उसकी फिलॉसफिकल बेसिस पर और उसकी ऑर्गेनाइज्ड बेसिस पर। जब हम दार्शनिक आधारों की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि समाज में को समझने के लिए हमें धर्म, पुरुषार्थ, कर्म और पुनर्जन्म, ऋण और यज्ञ और संस्कार, जो 16 संस्कार हम कहते हैं कि हिंदुओं में संपन्न किए जाते हैं, उनकी चर्चा, ये सभी सामाजिक जीवन को संगठित बनाए रखने और व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान या बोध कराने में सहायता पहुंचाते हैं। धर्म के आधार पर हम यह समझते हैं कि धर्म जो है वो सिर्फ कर्म कांड नहीं है, वह है जो हमने धारण किया है, जिन सद्गुणों का विकास हमने किया है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है हम इनके द्वारा संचालित होते हैं और इनकी विस्तृत चर्चा हमारे दार्शनिक आधारों के रूप में की है। जैसे हम कर्म करते हैं, भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म को बहुत ज़्यादा मानती है, उसकी बात करती है, तो हम यह देखते हैं कि कर्मों के आधार पर हम फल की बात करते हैं और अगले जन्म की चर्चा करते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने साथ कुछ ऋण लेकर पैदा होता है, जिसमें गुरु, माता पिता, अतिथियों और इस तरह से हम ऋण और यज्ञों की चर्चा करते हैं। जब हम भारतीय समाज को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसके कुछ संगठनात्मक आधार पाए जाते हैं। वर्ण व्यवस्था, जिसमें कि हम 4 वर्णों की चर्चा करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिन चारों के अपने अपने उत्तरदायित्व और कार्य बताए गए थे। उस आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटकर उसकी संरचना की बात कही गई है, और हम इसको इस प्रकार से समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ उत्तरदायित्व हैं, जिनकी पूर्ति जो है वह करता है अपने कर्तव्यों की पूर्ति इस सामाजिक संरचना को बनाए रखने में। फिर हम आश्रम व्यवस्था की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए जीवन को 4 भागों में बांटकर आश्रमों की बात की गई थी। आश्रम वह स्थान जहाँ व्यक्ति कुछ समय विश्राम करता है और अपने व्यक्तित्व के विकास के नए आयाम तय करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर अंत में संन्यास आश्रम, ऐसा हमारे भारतीय मनीषियों द्वारा हमें बताया गया। जाति व्यवस्था, जो कि भारत की सबसे प्राचीन विशेषता रही है और आज भी भारत में हर जगह पर, हर समुदाय में लागू है या पाई जाती है।
जाति के आधार पर हमारा पूरा समाज स्तरीकरण में बटा हुआ है, संस्करणों में हम उसको देखते हैं। यह जाति व्यवस्था हमारे भारतीय समाज के संगठन का आधार है और साथ ही साथ संयुक्त परिवार व्यवस्था जिसकी बात हम करते हैं, जहां 2 से 3 पीढ़ियों के लोग इकट्ठे रहते थे। एक सामूहिक रसोई घर में खाना बनता था जिनकी संपत्ति साझा होती थी। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे आधार भारतीय समाज के संगठन को एक सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शास्त्रीय दृष्टिकोण में ना तो व्यक्ति को और ना ही समाज को पूर्ण रूप से प्रमुखता दी गई है, क्योंकि व्यक्ति और समाज के संबंधों में यह कहा जाता है कि व्यक्ति समाज पर निर्भर है और समाज अपने विकास और प्रगति के लिए व्यक्ति पर निर्भर है। उन दोनों की एक दूसरे पर सहयोग के कारण से ही यह व्यवस्था में चलता है। तो हम यहाँ पर जब शास्त्रीय दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं, क्लासिकल व्यू की बात करते हैं, तो बड़े आदर और सम्मान से हम नाम लेते हैं डॉक्टर GS घुरिये का, गोविंद सदाशिव घुरिये, जिनका की जन्म 12 दिसंबर 1893 को महाराष्ट्र के मालवा क्षेत्र में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे हमारे भारत के प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में एक हैं, जिन्होंने न केवल भारत में समाजशास्त्र को दृढ़ता से स्थापित किया, बल्कि बहुत सारे ऐसे छात्र भी प्रदान किए जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की और समाजशास्त्रीय शोधों और सिद्धांतों में अपना जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोविंद सदाशिव घुरिये जो हैं, उन्होंने प्रोफेसर गेडिंग्स के भाषणों को बम्बई विश्वविद्यालय में सुना और प्रोफेसर गेडिंग्स ने उनको चुना अपने शिष्य के रूप में और वे वहाँ से गए लंदन, जहाँ पर उन्होंने अपनी PhD को पूरा किया। हालांकि वे संस्कृत के प्राध्यापक थे, संस्कृत के विद्यार्थी रहे। बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन समाजशास्त्र को समर्पित कर दिया और डॉक्टर रिवर्स के निर्देशन में उन्होंने एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, जाति के प्रजातीय सिद्धांत पर अपना शोध कार्य पूर्ण किया। डॉक्टर घुरिये की प्रमुख कृतियों में द एबओरिजिनल गोड्स एंड मैन, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, महादेव कौली, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इंडियन साधुज, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन का नाम हम बहुत प्रमुखता से लेते हैं। प्रोफेसर घुरिये की जो अध्ययन पद्धति है वो ऐतिहासिक और भारत शास्त्रीय है, जहाँ पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की कृतियाँ जो हैं वो हमारे सामने रखी। उन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान जो है वो समाजशास्त्र के क्षेत्र में यहाँ पर बनाया। अपनी लेखन और निर्देशन अध्यापन कला के माध्यम से उन्होंने प्रोफेसर जगत में अपनी एक विशिष्ट जो है वो स्थिति कायम की। इनकी जो पुस्तकें हैं या जो कार्य हैं उनमें चर्चा करते हैं इंडियन साधु या भारतीय साधु के नाम से जो पुस्तक विख्यात है। इसमें वे भारत में साधुवाद, साधुओं के उत्थान, इतिहास कार्य की बात करते हैं और विभिन्न प्रकार के साधु संप्रदायों से हमें अवगत कराते हैं। अपनी पुस्तक सिटीज एंड सिविलाइजेशन में वे नगरों के प्राकृतिक इतिहास, अमेरिका और इंग्लैंड के नगरों के इतिहास की जानकारी और बड़े नगरों का विकास कैसे हुआ है वे चर्चा करते हैं और इसलिए नगरीय समाजशास्त्र में यह उनकी महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। बाद में उन्होंने भारत में सामाजिक तनाव जो है वो इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही है, जिसमें उन्होंने तनाव, संघर्ष, उनकी विशेषताओं, कारण, एकीकरण का सैद्धांतिक और व्यवहारिक व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की। भारतीय संदर्भों में, अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ के संदर्भों में, मानवाधिकारों के संदर्भों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने रखी और साथ ही साथ उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों, भारतीय मुसलमानों के विचारों और कार्यों का भाषाई तनाव और राष्ट्रीयकरण पर भी विस्तृत रूप से इसमें उल्लेख किया है। उनकी कृति द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, भारतीय जनजातियाँ जो हैं वो जनजातियों की कई समस्याओं, उनके समाधानों और उनके सामाजिक संगठन जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म आदि को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से इन जनजातियों का वर्णन यहाँ पर किया है। प्रोफेसर घुरिये ने बहुत सारे मानव शास्त्रीय और समाज शास्त्रीय
पत्र लिखे जिसमें कि वे ड्यूल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया की बात करते हैं। गुजरात के काठियावाड़ में ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के विवाह, नातेदारों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, हम उन्हें किन नामों से पुकारते हैं, विवाह की आयु, भारत में विवाह और वैधव्य, मिस्र में नातेदारी प्रथा, भारत में दाह क्रियाएं, मानव नाल को पृथक करना, सामाजिक कार्य और समाजशास्त्र, भारतीय एकता, भारतीय परंपरा, मूल्य और समाज, शैली और सभ्यता, नवाचार और गतिशीलता का समाजशास्त्र, अनेक जो है वो पेपर हमारे सामने उनके प्रस्तुत हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ भारतीय समाज को समझने के लिए मिलती हैं। पाठ्य दृष्टिकोण में यही महत्वपूर्ण है कि जिन लेखों या जिन कृतियों को हम पढ़ते हैं वह वास्तविक तथ्यों के कितनी करीब हैं और हमें उनसे क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। घुरिये का भारतीय सभ्यता का समाजशास्त्र हमें बताता है कि जो उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया कि जो भी हमारे सामने उनकी लिखित सामग्री है उसका केंद्र भारतीय सभ्यता ही है, जिसको उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों के माध्यम से समझा। और उनका कहना था कि भारतीय सभ्यता की जो जड़ें हैं या जो संस्कृति है वह बाहरी प्रक्रियाओं से प्रभावित होती रही है, क्योंकि भारत पर समय समय पर अनेक आक्रमण होते रहे हैं और अनेक संस्कृतियां इसमें आकर मिलती रही हैं। बाद में भी चर्चा करते हैं कि मृत्यु से जुड़े हुए हमारे जितने भी कर्म कांड हैं उनके साथ हम देखें तो यह शायद हमें मिस्र की सभ्यता से मिले हैं, क्योंकि मिस्र की मम्मी जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्हें किस तरह से हजारों सालों से संभाल कर रखा गया है। सभ्यता के इतिहास में भी उनकी रुचि हमें दिखाई देती है। वे संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये दोनों सभ्यता और संस्कृति एक ही प्रघटना के अंग हैं। उनके शब्दों में संस्कृति ही सभ्यता है, व्यक्ति इसे अपने मस्तिष्क और व्यवहार में ढाल लेता है। संस्कृति ना तो बड़ी होती है ना छोटी होती है, जबकि सभ्यता एक सामूहिक प्रयास होती है और इस आधार पर वे पाश्चात्य सभ्यता का विश्लेषण करते हैं। हालांकि यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि प्रत्येक समूह या समुदाय या समाज अपनी संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ समझता है और यही उसे दूसरी संस्कृतियों से अलग करती है। जब प्रोफेसर घुरिये भारतीय इतिहास में प्रजाति का सिद्धांत देते हैं तो वे सभ्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन को हमारे सामने रखते हैं, जिसके केंद्र में भारतीय सभ्यता को समझाने के लिए उन्होंने कास्ट एंड रेस जो अपनी पुस्तक इन इंडिया है उसमें जितने भी जो इंडोलॉजिस्ट हुए हैं उनके द्वारा प्रस्तुत अध्ययनों को रखा और फिर उन्होंने भारत में इंडो आर्यन प्रजाति जो सबसे प्राचीन है उसकी चर्चा की, वैदिक धर्म की चर्चा की, गंगा के मैदानों में जो संस्कृति विकसित हुई उसकी चर्चा की है और उन्होंने मोटे तौर पर ब्राह्मण समुदाय को सबसे प्राचीन समुदाय के रूप में रखते हुए अंतर्वैवाहिक रक्त की शुद्धता पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि आर्य जो हैं वो उत्तर पश्चिम से आए और बाद में चलकर स्थानीय लोगों में मिक्स हो गए। सबसे नीचे जो हैं वो जो जनजातियां थी वो रही। ब्राह्मणों ने नीचे रीति रिवाजों को नहीं अपनाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाजों को अपना लिया। बाद में रिजले ने जो है वह प्रजातीय सिद्धांत को समझाते हुए वहाँ पर रंग की चर्चा की है। विसरण की जो चर्चा की है वह प्रोफेसर घुरिये की विचारधारा पर हमें प्रसारणवादियों का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। वह प्रभावित रहते हैं अपनी संस्कृत भाषा और उसके ज्ञान से और जो उनकी इंडोलॉजी की जो ज्ञान है उससे। इसी ने उनकी विचारिकी को मजबूत बनाया और उन्होंने रिवर्स के तुलनात्मक मनोविज्ञान और बंधुत्व को अपना विशेष अध्ययन क्षेत्र बनाया और कहा कि समाजशास्त्र को भारतीय समाज का अध्ययन धार्मिक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ बहुत प्राचीन हैं और हमें भारतीय समाज के बारे में पुरानी से पुरानी जानकारियाँ साझा करते हैं और हम इन ग्रंथों के आधार पर विशेष समाज की संरचनाओं को भलीभांति समझ सकते हैं। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को, इंडियन कल्चरल हिस्ट्री को समझाते हुए वे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के इतिहास की
जो पुनर्रचना है वो संस्कृति और सभ्यताओं के मूल में है। और सभ्यता और संस्कृति का मूल जो है वो वैदिक युग को मानते हैं। बार बार वो अपनी पुस्तकों में वैदिक युग की चर्चा करते हैं और भारतीय संस्कृति के निम्न पहलुओं पर विचार करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि परंपरागत हिंदू या ब्राह्मण जातियों का ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है। धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक संगठन और कानून जो हैं वो इसकी भी बात करते हैं। इन सांस्कृतिक पहलुओं का विवेचन जो है वो घुरिये संस्कृत ग्रंथों के आधार पर करते हैं। बाद में वे जाति, वेशभूषा, धर्म और कामुकता का विवेचन इन्हीं ग्रंथों के आधार पर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि वैदिक काल की, यानी यह प्राचीन वैदिक जो संस्कृति है, ये किस प्रकार से आज भी अपनी निरंतरता को हमारे सामने बनाए हुए है, जिसको कि हम समझने का प्रयास पिछले इतने वर्षों से करते आ रहे हैं। यहाँ पर वे जब चर्चा करते हैं तो वे गोत्र की चर्चा करते हैं, उसके उद्गम और इतिहास को भी बताते हैं सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत। और वे कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो गोत्र हमारे लिए बहुत प्रमुख स्थान रखते थे। जब वो अपनी पुस्तक वैदिक इंडिया की बात करते हैं तो वे इसकी जो चर्चा करते हैं वे सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर इसकी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं संस्कृति चाहे कोई भी हो, भारतीय या बाहर की, उनमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती है। संस्कृति और भाषा की समानताएं आर्यों को एक मानव जातीय या एथनिक समूह बना देती है। घुरिये ने भारतीय संस्कृति के इतिहास को अपनी कई पुस्तकों में रखा और यह समझाने का प्रयास किया कि भारतीय समाज आज जो कुछ भी है उसका मूल, उसकी जड़, उसका आधार जो है वह वैदिक साहित्य और संस्कृत के ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से वे बताते हैं कि इस समाज में धर्म, भाषा, परिवार, जाति, रीति रिवाज, नियम, प्रथाएं, कानून, इन सभी का जुड़ाव संस्कृत ग्रंथों, ब्राह्मणों और हिंदू नियमों से वे जोड़ते हैं और हमें समझाने का प्रयास करते हैं। जब वे सभ्यताओं की एकता, यूनिटी ऑफ सिविलाइजेशन की चर्चा करते हैं तो वे बताते हैं कि भारतीय संस्कृति या समाज धर्म और धार्मिक चेतना की बुनियाद पर खड़ा है। और यहाँ पर बहुत सारे जो अन्य समाजशास्त्री हैं, उनके विद्यार्थी भी रहे हैं, वे इन चीज़ों की चर्चा करते हुए, जैसे S.K. प्रामाणिक, वेणु गोपालन, ये सभी कहते हैं कि घुरिये के जो कार्य हैं, प्रोफेसर घुरिये के, वे सभी दृष्टियों से मानकीय हिंदूवादी कार्य हैं। और इन्होंने, इन विद्यार्थियों ने, इन समाजशास्त्रियों ने भारत में ब्राह्मण इंडो आर्यन समाज के अग्रणी नेता के रूप में ब्राह्मणों को स्थापित किया। वेणुगोपाल ने तो यहाँ तक कहा कि घुरिये के अनुसार भारत में पिछले वर्षों में जो भी एसिमिलेशन की प्रक्रियाएं चली हैं वह हिंदूवादीकरण ही था। गैर हिंदू समूहों को हिंदू बनाना ही इस विशाल प्रक्रिया का हिस्सा था। बाद में वे अपनी पुस्तक सोशल टेंशन इन इंडिया में हिंदू मुसलमानों के संबंधों की चर्चा को उठाते हैं और कहते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में हमें इस्लामिक संस्कृति के कुछ तत्व मिलते हैं। यह समन्वयवाद है। इससे किसी भी अर्थ में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का विलयन, मतलब एक दूसरे में विलय नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वे दोनों समुदायों को अलग अलग मानते हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र के बाहर, क्योंकि वे कहते हैं कि धार्मिक रूप से तो ये बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई भी समानताएं दिखाई नहीं देती। और आगे चलकर वे अपनी पुस्तक कास्ट और रेस में यह बात कहते हैं कि इस्लाम का हिंदू समुदाय पर बहुत प्रभाव पड़ा है और इन दोनों के धार्मिक व्यवहारों में इतना अंतर था कि दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे की परस्पर विरोधी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थी, जिनमें समन्वय नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से वे इन संस्कृतियों के धार्मिक व्यवहारों से बाहर इनमें कुछ समानताओं को समझाने का प्रयास आवश्यक रूप से करते हैं। भारतीय समाज को अनिवार्य रूप से प्रोफेसर घुरिये एक हिंदू समाज मानते हैं
और यदि ईमानदारी से देखा जाए उन्होंने जो कुछ भी लिखा है तो वे हर तरह से इसे हिंदू समाज प्रमाणित करने के में अपना योगदान जो है वो सिद्ध करते हैं। जैसे कि देवदास पिल्लई ने अपनी पुस्तक इंडियन सोशियोलॉजी थ्रू द घुरिये जो 1997 में प्रकाशित हुई, उस पर समझाते हुए हमें कहा कि घुरिये के जितने भी कार्य थे उनमें गैर हिंदू के लिए कोई स्थान नहीं था। वो हिंदुओं के ऊपर ही लिखते हैं, क्योंकि वे खुद एक सारस्वत ब्राह्मण थे, तो उनका जो सारा काम है वो इस तरह से ब्राह्मणवाद और हिंदू लोगों के आसपास जो है वो घूमता है। अब यहाँ पर एक बात और है कि जितने भी अनुसंधान या शोध के कार्य प्रोफेसर घुरिये के अंडर में हुए, उनके निर्देशन में हुए, उसमें सिर्फ 3 या 4 कार्य जो मिलते हैं वो एक ईसाई समुदाय पर, एक उत्तर प्रदेश के हिंदू मुसलमानों पर और एक केवल हिंदू मुस्लिम संबंधों पर मिलता है। जबकि अछूतों और आदिवासियों पर उनके कुछ अधिक कार्य हुए हैं। बाकी सारे ही कार्य जो हैं वो हिंदू समुदायों पर हुए हैं। हालांकि वे अपने विद्यार्थियों को छूट देते थे कि वे कोई भी क्षेत्र और कोई भी समुदाय जो है वे चुन लें। यहाँ पर करोल उपाध्याय की जो पुस्तक है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि घुरिये का जो संपूर्ण कृतित्व है, जितना भी कार्य उन्होंने किया है, वह सारा राष्ट्रवादी समाजशास्त्र है। और हम यह देखते हैं कि उनके जितने भी विद्यार्थी थे जिनमें इरावती कर्वे, IP देसाई, देवदास पिल्लई इत्यादि जो ये रहे हैं, ये भी सभी वैदिक सभ्यता को और संयुक्त परिवारों को स्पष्ट रूप से अपने अध्ययन में शामिल करते हैं, परिवारों का विश्लेषण करते हैं और ये मानते हैं कि परिवार भारतीय सभ्यता का एक प्रमुख अंग है। तो इस प्रकार से जितने इनके विद्यार्थी हैं उन पर घुरिये की स्पष्ट छाप जो है वो दिखाई देती है। जब हम प्रोफेसर घुरिये का विश्लेषण करते हैं तो हमें वे स्पष्ट रूप से एक राष्ट्रवादी दिखाई देते हैं और वे सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, जिसकी चर्चा आजकल बहुत होती है, उसकी बात जो है उससे विकसित राष्ट्र राज्य के रूप में जब हम विकसित देश की बात करते हैं तो यहाँ पर सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की चर्चा होती है, जिसमें कि एक संस्कृति नहीं बल्कि अनेक संस्कृतियों की बात होती है। जबकि घुरिये एक ही संस्कृति, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं और वे कहते हैं कि भारत में तो प्रजाति, भाषा और संस्कृति का ऐसा मेलजोल है जो कि यहाँ की सभ्यता को बताता है, समझाता है। और यहाँ पर वे अपनी जो पुस्तकें लेते हैं, सोशल टेंशन इन इंडिया, वैदिक इंडिया, बर्निंग कैलेड्रॉन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपने विचार स्पष्ट रूप से रखते हैं। वे कहते हैं कि भारत के एकीकरण के लिए जो भी निरपेक्षवादियों ने सिद्धांत दिए हैं वे मुझे स्वीकार नहीं हैं। इस कारण से अलगाववादियों की शक्ति बढ़ गई है, वे पृथक राज्य की डिमांड कर रहे हैं और इस तरह से एक ही देश में एक से अधिक समाजों का निर्माण नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय एकीकरण तभी संभव हो सकता है जब देश में सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण हो। तो इस प्रकार से वे कहते हैं कि जब हम नीचे या पिछड़ी जातियों के लोगों को हिंदू समाज की मुख्य धारा में लेकर आएंगे, विभिन्न धार्मिक समूहों को, तभी राष्ट्रीय एकीकरण का पहला चरण पूरा हो पाएगा। और दूसरी बात में कहते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सांस्कृतिक सजातीयता होनी अति आवश्यक है, जहां पर वे जाति सभा आरक्षण और जाति पर आधारित सभी आंदोलनों के खिलाफ थे, क्योंकि वे मानते थे कि राष्ट्रीय एकीकरण में ये सभी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रोफेसर घुरिये द्वारा लिखित सामग्री के आधार पर भारतीय समाज के पाठ्य या शास्त्रीय दृष्टिकोण को भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ पर आप विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कि उनकी पुस्तकों में किस पुस्तक में किस किस विषय की चर्चा की गई है। यह आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य के रूप में पूछे जाते हैं। तो आप इसे पूरा ध्यानपूर्वक जो है वो इसकी तैयारी करने का प्रयास करें। धन्यवाद।